हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। स्पेशली जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, आपके शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। हम डिस्कस करेंगे सारी निटिग्रिटीज, सारे पॉइंट्स को समझेंगे, किस तरीके से आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। आपको एक्सेल कॉम्पिटिशन शीट में दूंगा और साथ ही में पूरी कॉम्पिटिशन सीखेंगे और साथ में ITR 2 फाइलिंग आपको लाइव दिखाने वाला हूं मैं। सारी निटिग्रिटीज को बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो डिटेल में होगी, नीचे मैं टाइमलाइन दे दूंगा, वहां से आप जंप कर सकते हैं अगर आपको किसी सेक्शन पर स्किप करना है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते सीधे स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन ऑन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस एंड ITR फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। ITR 2 हम सीखने वाले हैं और क्या क्या हमारे पॉइंट्स होंगे। ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी यहाँ नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हेड्स ऑफ इनकम। देखिए, ट्रांसफर, अगर आपने कोई भी शेयर ट्रांसफर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर या फिर डिविडेंड आपको मिला है। पहले क्या होता था, पहले डिविडेंड को एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में एक अपडेट आई जहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है उसको एबोलिश कर दिया गया। यानी कंपनीज जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो उनको डिविडेंड, वो जो टैक्स होता है उसको डिडक्ट नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ, इंडिविजुअल को जब डिविडेंड रिसीव होगा तो वो उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज के अंदर। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर कोई भी डिविडेंड मिला है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अदर सोर्सेज में आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले जो है यहाँ ये एग्जाम्प्ट हुआ करता था सेक्शन 1034 में, लेकिन फाइनेंस एक्ट 20 के बाद में, इस अपडेट के बाद अब आपके हैंड पे टैक्सेबल होता है। अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिला है तो आपको अपनी अदर सोर्सेज की इनकम में उसको शो करना है। और एक चीज नोट कर लिए, जब भी आप ITR फाइल करते हैं, कोई सी भी ITR फाइल करें, आज हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ITR 2 से रिलेटेड, लेकिन आप कोई सी भी ITR फाइल करें, आपको अपनी सारी इनकम, सभी इनकम को जरूर रिपोर्ट करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। चलिए, ये तो बात हुई डिविडेंड की, डिविडेंड आप समझ गए होंगे। दूसरा बात होगी ट्रांसफर की। अब ट्रांसफर में या तो आपका वहां पर कैपिटल गेन निकल के आएगा या फिर PGBP के अंदर वो क्लासिफाई किया जाएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो PGBP के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपने FNO में ट्रांजैक्शन किए तो वहां पर PGBP के अंदर ही उसको क्लासिफाई किया जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। क्या ट्रेडिंग आपका मेन बिजनेस अगर है तो जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है सारी PGBP के अंदर क्लासिफाई कर ली जाएंगी। लेकिन अगर आपका वो बिजनेस नहीं है, आप जो है कभी कभार शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, खाली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैपिटल गेन अराइज होते हैं। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है, हम ITR 2 को डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ITR 2 आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपकी PGBP की कोई इनकम नहीं है। तो आज हम PGBP पे, FNO लॉस पे, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि उस केस में कैसे आपको टैक्सेशन करनी है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, ITR 3 वहां पे फाइल होगी, वो कैसे फाइल होगी, वो सारी चीजें किसी दूसरी वीडियो में। आज हमारा मेन टॉपिक है ITR 2 फाइल करना। और ITR 2 के लिए, ITR 2 में आप ओनली कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, आपका कोई इंट्राडे नहीं है, कोई FNO ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल है, आपके कैपिटल गेन अराइज होंगे। कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है और कैसे आपको टैक्स की प्लानिंग करनी होती है। एक टैक्स हार्वेस्टिंग का पॉइंट आता है, वो भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। चलिए, उसके बाद में डिविडेंड इनकम हमने डिस्कस कर लिए कि वो आपके अदर सोर्सेज में क्लासिफाई की जाएगी एंड अदर सोर्सेज में जाकर के आपको टैक्स देना होता है। डिविडेंड इनकम का पता कैसे लगाओगे? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आप अपना AIS चेक कर सकते हैं। AIS में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वहां से आप जो अपने डिविडेंड की इनकम को चेक कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी ITR के अंदर। अब बारी आती है कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग कंसीडर एज कैपिटल गेन। जब आपके शेयर मार्केट में जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, जो आपने ट्रांसफर किए हैं शेयर्स, उससे आपके कैपिटल गेन राइज हुए हैं, तो उसके ऊपर कितने % से टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स रेट क्या होगा आपका, उसको डिस्कस करते हैं। समरी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द हेड कैपिटल गेन, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म जो, देखिए, दो स्पेशल सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। एक होता है हमारा सेक्शन 111A हो, एक होता है सेक्शन 112A। सेक्शन 111A जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और सेक्शन 112A जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड EOMF। तो ये दो स्पेशल सेक्शन होते हैं। जब आप इक्विटी शेयर्स में डील करते हैं तब आपके ऊपर ये दो सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा नया आया है अभी कुछ ही साल पहले, 112A, क्योंकि लॉन्ग टर्म
इक्विटी शेयर जो होते हैं वो एक टाइम पे आपके एग्जम्प्ट हुआ करते थे। फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर ये अपडेट आई थी, जिसके बाद आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर के ऊपर टैक्सेबल होना अब जो है स्टार्ट हो गए हैं। उससे पहले हमारा एक सेक्शन होता था सेक्शन 1038, जहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। लेकिन अब वो जो है आपके टैक्सेबल होते हैं, तो हमको ये दोनों ही प्रोविजन समझने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेट की। तो सेक्शन 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें रेट लगता है आपका 15% फ्लैट स्पेशल रेट लगाया जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नोट कर लीजिए, आपके इंटरव्यू में अगर कहीं पूछा जाता है तो फ्लैट रेट लगता है, इसको हम इनकम टैक्स में बोलते हैं स्पेशल रेट लगाया जाता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। स्लैब रेट नहीं लगते हैं, यहाँ पर आपका लगता है स्पेशल रेट। 15% की रेट से आपको जो है यहाँ पर टैक्स देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, चैप्टर 6A की डिडक्शन क्या आपको दी जाएंगी? यहां से तो नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A के होते हैं, इसमें से आपको कोई भी चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। रिबेट 87A की आपको यहां पर अलाउ की जाएगी सेक्शन 111A के अंदर। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। ये बात हुई हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A की। अब चलते हैं सेक्शन 112A, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सेक्शन 112A, यहां पर आपका टैक्स रेट जो है वो कितना है? 10% टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन। देखिए विदाउट इंडेक्सेशन स्पेशली यहां पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कैपिटल गेन के जब आप प्रोविजंस पढ़ेंगे आपको वहां पता चलेगा लॉन्ग टर्म जब भी कोई कैपिटल एसेट हो जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए टाइम पीरियड क्या है, कितने पीरियड तक आपको शेयर होल्ड करके रखने पड़ेंगे सो दैट वो लॉन्ग टर्म कहलाएं। लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन में कंसेप्ट चलता है इंडेक्सेशन का। तो अगर आपकी कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है तो उस पर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आपकी वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। सेक्शन 112 ये बात क्लियरली बोल देता है। तो आपका 10% जो रेट लगेगा, जो विदाउट इंडेक्सेशन आपका जो कैपिटल गेन निकल के आएंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर 10% जो टैक्स रेट है वो लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एग्जम्पशन दी हुई है, स्पेशल एग्जम्पशन इसको बोला है, नॉर्मल एग्जम्पशन नहीं। नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट हमारी ये वाली होती है जो 2.5 लाख तक है। नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। वो होती है नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट, जिसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बोला जाता है। ये कैपिटल गेन के अंदर एक स्पेशल एग्जम्पशन लिमिट है। ये स्पेशल, जैसे स्पेशल टैक्स रेट होते हैं ये भी स्पेशल टैक्स रेट है, उसी तरीके से स्पेशल एग्जम्पशन दी हुई है कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर, जहां पे आपके अगर 1 लाख के कैपिटल गेन होते हैं तो 1 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 1 लाख तक की आपको स्पेशल एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 112A के अंदर। यहीं से हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं, अनरियलाइज्ड गेन पड़ा है आपके पास बहुत सारा। आप क्या कर सकते हैं? एवरी ईयर 1 लाख का गेन जो है उसको रियलाइज करा सकते हैं और उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। आप 10% क्लियरली यहां से अपना सेव कर सकते हैं अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड गेन पड़ा हुआ है। 5 लाख का अगर आप करंट ईयर में, आज की डेट में अगर अपने शेयर को सेल करेंगे तो 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको 10% यानी 50,000 का टैक्स भी देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हो? उस अनरियलाइज्ड गेन को आप मल्टीपल ईयर्स में रियलाइज करवा सकते हो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 साल में रियलाइज करवा लो, क्योंकि 5 साल के बाद शेयर प्राइस हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, और 5 साल के बाद जो अनरियलाइज वैल्यू हो वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो, 1 साल में 1 लाख की लिमिट को लेकर के चलो। 1 लाख से अंडर अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट गेन जो है इक्विटी शेयर्स पे बुक करते हो तो वो आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे। आपको वहां पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी टैक्स प्लानिंग थी जिसको कि हम टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और आप इसको जो है ऑप्ट कर सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं। उसी जो आपको 5 लाख का अनरियलाइज गेन है उसी को आप 5 साल में या 7 साल में अगर रियलाइज कराएंगे तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। छोटी सी टैक्स प्लानिंग है, इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको यहां भी नहीं मिलती है। सेक्शन 112A के अंदर रिबेट 87A की आपको नहीं दी जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 111 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं इक्विटी शेयर्स के, उसमें तो आपको अलाउ कर दी जाती है 87A की रिबेट। तो रिबेट 87A की बोलती है अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपका जितना भी टैक्स बनेगा उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये रिबेट एक छोटी
लिस्ट दी जाती है 87A के अंदर। तो सेक्शन 111A में तो आप रिबेट कंसिडर करेंगे, लेकिन 112A के लिए कोई भी रिबेट नहीं है। और उसके पीछे लॉजिक है, एक रीजन है, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख की दे दी गई है, इसीलिए यहां से आपकी रिबेट जो होती है 87A की उसको रिमूव कर दिया गया है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिल जाएगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक की जो होती है एक इंडिविजुअल को मिलती है, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। ये दोनों सेक्शन में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये जो होते हैं ये इक्विटी शेयर से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मल अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जब आप सेल करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब के ऊपर मैं डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां पे कैसे आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। या फिर कोई और आपका कैपिटल असेट है तो उस केस में लॉन्ग टर्म होता है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन। और उसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है तो जो स्लैब रेट होते हैं नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ टैक्स देना होता है। हमारे लिए जब हम शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वहाँ पर ये दो पॉइंट, ये दो सेक्शन 111A, सेक्शन 112A, ये हमारे लिए रेलिवेंट हो जाते हैं। इसी का हम यूज करेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। जब मैं आपको एक्सेल पे कैलकुलेशन दिखाऊंगा तब हम इसी का यूज करेंगे। चलिए मूविंग फर्दर, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे किया जाता है। देखिए इक्विटी शेयर्स के लिए लिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके लिए टाइम पीरियड होता है 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज़्यादा अगर आपने शेयर होल्ड किया हुआ है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। और उस पर अगर आपको कोई गेन होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, कोई लॉस होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका वो कहलाता है। उससे कम पीरियड अगर है, 12 मंथ से कम पीरियड है, तो फिर वो शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई कर दिया जाता है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए 12 मंथ होता है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए आपका कितना होता है 24 मंथ्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी 24 मंथ्स होता है। और उसके अलावा कोई कैपिटल एसेट है तो उसके लिए 36 मंथ आपका यहाँ पर निकल के आता है। उसके बाद एक हमारा प्रोविजन आता है ग्रैंड फादरिंग का प्रोविजन। ना ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजंस क्या बोलते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल जब दिखाऊंगा पोर्टल पे वहां पे समझा दूंगा। एक को आपको ओवरव्यू दे देता हूं ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया एक सेक्शन 1038 हमारा हुआ करता था, ये जो लिखा हुआ है सेक्शन 1038 में आपको फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर एक अपडेट आई और वहां पर 1038 को हटा दिया गया और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बोला गया कि आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख की आपको छूट मिल जाएगी। उसके ऊपर जितना भी आपका गेन बनते हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर उसका आपको 10% के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए मैंने शेयर खरीदे थे 2015 में और मेरे फ्रेंड ने भी शेयर खरीदे थे 2015 में, हम दोनों ने एक ही शेयर सेम अमाउंट के सेम क्वांटिटी के खरीदे हैं 2015 में। मेरे फ्रेंड ने 2018 में वो शेयर्स बेच दिए, यानी जब ये अमेंडमेंट या अपडेट आई उससे पहले पहले उसने सारे शेयर अपने सेल कर दिए और सेल पे उसको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे वो एग्जम्प्ट हुआ करते थे। लेकिन मैंने वो शेयर बेचे 2019 में जाकर के, या फिर मैंने आज वो शेयर बेचे हैं, तो आज मुझे उसके ऊपर 10% का टैक्स लग गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारा ये सेक्शन 1038 हट चुका है, उस टाइम पे 1038 था। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये हार्डशिप हो जाएगी कि गवर्नमेंट ने, मेरा एक फ्रेंड है जिसने सेम अमाउंट के शेयर जो खरीदे थे और उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया, उसने क्योंकि उस पीरियड के अंदर बेच दिया, और मैं अगर 1 साल और होल्ड करके बेच रहा हूं तो मुझे पेनलाइज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा, गवर्नमेंट ने बोला विवेक आप टेंशन मत लो, आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, हम एक नया प्रोविजन इनकम टैक्स में डाल देते हैं ग्रैंड फादरिंग का प्रोविजन। और इस ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी 2018 में जो शेयर की कॉस्ट है उसके बेसिस पर आपकी। तो यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं यहां से फॉर्मूला आपको नहीं समझा रहा हूं, फॉर्मूला मैं आपको जो प्रैक्टिकल में आपको पोर्टल पे दिखाऊंगा वहां पे समझा दूंगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको 2-3 डेट के जो है रेट चाहिए होते हैं। देखिए यहां पर अब प्रैक्टिकल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप जो अपना पीएनएल डाउनलोड करते हैं, इक्विटी रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं अपने डीमैट अकाउंट से, तो वहां पर स्पेशल तरीके से वहां पर कैटेगराइज किया जाता है कि ग्रैंड फादरिंग का जो होता है वहां पे आपको रेट दिए जाते हैं 2-3 डेट्स के। तो उन डेट्स के रेट का आपको यूज करना होता है, आप पोर्टल पे डालेंगे और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो यहां पर होता क्या है एक्चुअल में जो आपके गेन्स होते हैं 2018 से पहले वाले वो आपके एडजस्ट हो जाते हैं और वो गेन कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला इस तरीके से ही डेवलप किया गया है कि अगर उस टाइम पे आपको कोई गेन होता है तो उस गेन को हम कंसीडर नहीं करेंगे और जो आपके गेन 2018 के बाद में हुए हैं उस गेन के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को यहां पर एडजस्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। तो मैंने आपको ऊपर से चीज समझाई है क्योंकि डीपली अगर मैं इसमें घुसूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा और पोर्टल में मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपको जो है ये चीज़ करनी होती है, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी। बाकी मैंने आपको ओवरव्यू का दे दिया ग्रैंड फादरिंग प्रोविजंस हमारे क्या बोलते हैं और क्यों ये लाए गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो यहां पर 2 चीजें होती हैं, एक होती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, एक होती है इंटर हेड एडजस्टमेंट। हमारे इनकम टैक्स के अंदर 5 मेन हेड्स होते हैं। सैलरी होता है हमारा फर्स्ट, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, देन हमारा होता है पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल गेन के बारे में। तो
इंट्रा हेड का मतलब होता है कैपिटल गेन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हम इन दोनों के एडजस्टमेंट की बात करते हैं, यानी एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, तो उसको बोला जाता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। लेकिन जब हम इसके लॉस को किसी दूसरे के लॉस से एडजस्ट करने की बात करते हैं, यानी कैपिटल गेन के लॉस को अगर हम बात कर रहे हैं पीजीबीपी से एडजस्ट कराने की, तो इसको बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। सो कैपिटल गेन के जो लॉसेज होते हैं वो किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं करवाए जा सकते। पहला पॉइंट हमारा यही था। इंटर हेड सेट ऑफ, इंटर हेड का मतलब यानी कैपिटल गेन का हेड है, उसके लॉसेज को आप पीजीबीपी से एडजस्ट नहीं करवा सकते, सैलरी से नहीं करवा सकते, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, किसी भी अदर हेड से आप कैपिटल गेन के लॉसेज को एडजस्ट नहीं करवा सकते हो, इज नॉट अवेलेबल फॉर कैपिटल गेन। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म ये जो कैपिटल गेन होते हैं, कैपिटल गेन में स्पेशल रेट लगता है, तो स्पेशल रेट जो होता है वो कम होता है। और अगर गवर्नमेंट दूसरे हेड से उसकी, ये मैं थोड़ी टेक्निकल चीज बता रहा हूं, अगर गवर्नमेंट दूसरे हेड से उसको एडजस्ट करवा देगी तो गवर्नमेंट को वहां पे रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाला कि आप कैपिटल गेन के लॉस को किसी दूसरे की इनकम से एडजस्ट नहीं करवा सकते। फिर सर होगा क्या? अगर कोई लॉस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले साल अगर आपको कैपिटल गेन का कोई इनकम होती है तो उससे आप एडजस्ट करवा सकते हैं। ये तो बात हुई इंटर हेड की, इंटर हेड एडजस्टमेंट की। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक के अंदर प्रॉफिट है दूसरे के अंदर लॉस है, तो ये आपस में एडजस्ट कैसे होंगे उसका भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया हुआ है। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल है तो आपको जरूर पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो एडजस्ट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से एडजस्ट करवाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट करवाया जा सकता है। ये थर्ड पॉइंट हमारा एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपकी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में भी लॉस है, शॉर्ट टर्म में भी लॉस है, तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। कितने ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 ईयर तक का टाइम होता है, 8 ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद आपके वो जो लॉसेज है वो लैप्स हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, यानी अपने कैपिटल गेन से उसको एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे। चलिए मूविंग फर्दर, ये बेसिक एडजस्टमेंट लिमिट के मैंने कुछ एग्जांपल्स, कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं इनको। मूविंग फर्दर, लास्ट होता है सम इंपॉर्टेंट नोट। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का एक फॉर्मूला होता है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस की जाती है एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर। जब ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं तो हमारा निकल के आ जाता है कैपिटल गेन। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट तो यहाँ पर आता ही नहीं है। जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, हमको किसी भी केस में इंडेक्सेशन नहीं दिया जाता है, वो यहाँ पर हमने समझाया है। एसटीडी पेड शैल नॉट बी कंसिडर एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन और आती है, ये जो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर होते हैं, क्या इसके अंदर एसटीडी इंक्लूड किया जाएगा? जी नहीं। जब आप कैपिटल गेन की कंपटीशन करते हैं तो आप एसटीडी को एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। लेकिन जब आप इसी चीज को पीजीबीपी में के अंदर अगर दिखाएंगे, अगर आपका बिजनेस है पीजीबीपी के अंदर आपने इस इनकम को शो किया, वहां पे आप एसटीडी को क्लेम कर सकते हैं। छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रोकरेज पेड ऑन सेल्स कैन बी क्लेम एज एक्सपेंस इन कनेक्शन। ऑब्वियसली जो ब्रोकरेज वगैरह आपने पे की है उसको आप जो है शो कर सकते हैं। और रिबेट 87A की इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 112A। तो ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा इनका। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट आप कंप्लीटली अपनी आईटीआर फाइल कर पाए। देखिए, अगर आप सैलरी करते हैं, हम आईटीआर 2 की बात कर रहे हैं, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी सैलरी है, आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ में आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके होते हैं। इंट्राडे नहीं करते हैं, इंट्राडे का केस आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, एफएनओ का केस आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो सैलरी की इनकम को शो करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा, या तो आप अपना फॉर्म 16 ले लीजिए, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, या फिर आप ले सकते हैं अपनी पे स्लिप्स ले सकते हैं। पे स्लिप से लेकिन इतना इजी नहीं रहता, फॉर्म 16 से बहुत इजी रहता है। या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की जो रिसीट आई है, बैंक स्टेटमेंट, वहां से भी चेक कर सकते हैं कितनी आपको सैलरी मिली है। सैलरी के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपने एलआईसी में कितना इन्वेस्ट किया, एनपीएस में कितना इन्वेस्ट किया, आपका कोई हाउसिंग लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको चाहिए होता है डायरेक्शन क्लेम करने के लिए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट हैं वो आपको चाहिए होते हैं। अगर फॉर्म 16 में नहीं है वो कोई डायरेक्शन अवेलेबल, तो वो आप जो है यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीएनएल रिपोर्ट चाहिए होती है। पीएनएल रिपोर्ट किसकी पीएनएल रिपोर्ट आपको चाहिए होती है? आपको आपके सभी डीमैट अकाउंट की पीएनएल रिपोर्ट चाहिए होती है, ऑल डीमैट अकाउंट। अब इसीलिए हो सकता है आपने आईपीओ के लिए ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल रखे हो। अगर आप ज़्यादा डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्सेशन के टाइम पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। आज के केस में मैं आपको 2 डीमैट अकाउंट तो सिखाऊंगा ही, जब 2 डीमैट अकाउंट होते हैं तब कैसे आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है। ऑब्वियसली चीज़ है, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट उतनी ज़्यादा टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस आपकी हो जाएंगी अगर आपने सभी में ट्रांजेक्शन की हुई हैं तो। आपको सबकी P&L रिपोर्ट चाहिए होती है, और कुछ ब्रोकर जो होते हैं वो आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट भी देते हैं, तो कैपिटल गेन रिपोर्ट अगर आपकी अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए AIS, आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। AIS प्लस फॉर्म एक 26 AS होता है, 26 AS और AIS, ये 2 डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ये 2 डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी किस नेचर की इनकम है। डिविडेंड की इनकम आपको AIS से मिल जाती है। अगर आपको कोई रेंटल इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी की तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी रख सकते हैं, और कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके डॉक्यूमेंट आप रेडी रख सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं अपनी ITR 2 फाइलिंग के लिए। चलिए, आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो किस तरीके से उस पर टैक्सेशन किया जाता है। सेक्शन 111A का ओवरव्यू आपको मिला होगा, सेक्शन 112A का ओवरव्यू आपको मिला होगा। अब चलते हैं सीधा पोर्टल पे, सीखते हैं ITR 2 पोर्टल पे लाइव किस तरीके से आप फाइल करेंगे, किस तरीके से कंपटीशन करेंगे आप इनकम टैक्स की। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ एंड चलिए लेट्स डिस्कस किस तरीके से आपको कंपटीशन करनी होती है अपनी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन पे इनकम टैक्स की, एंड कैसे अपनी ITR 2 आप फाइल करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली डिटेल में सीखना चाहते हैं एंड बहुत सारी केस स्टडीज़ की हेल्प से सीखना चाहते हैं, सो हमारे 2 कोर्सेज हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। 1 कोर्सेज इज़ टैक्सेशन कोर्स फॉर शेयर ट्रेडर एंड शेयर इन्वेस्टर। सो आप अगर खुद के लिए सीखना चाहते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन इसी पर्टिकुलर एरिया में चाहते हैं जहां हम कंपटीशन सीखते हैं, ITR फाइलिंग सीखते हैं, तो अराउंड 10 आवर का ये पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसकी फीस 999 है अभी, और इसमें आपको मल्टीपल केस स्टडीज़ मिल जाएंगी शेयर मार्केट की, FNO, PGBP, इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स, ऑडिट कब होगा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत सारी केस स्टडीज़ यहाँ पर डिस्कस की हैं। इस एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ चाहिए तो आप इस वाले कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। रेस्ट अगर आप सारी ITRs को सीखना चाहते हैं, नॉर्मल बिजनेस की भी, शेयर मार्केट वाली भी और अदर ITRs भी, तो आप चेक कर सकते हैं हमारा कोर्स इन ITR एंड TDS। यहाँ पे हम ITR के साथ साथ TDS की जो रिटर्न्स होती हैं, कंपटीशन होती है, वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए मूविंग फर्दर, अब चलते हैं सबसे पहले कंपटीशन को समझते हैं एक बार। कंपटीशन के बाद पोर्टल पर चलेंगे, ITR 2 फाइलिंग की तरफ चलेंगे। सो दिस इज अवर कंपटीशन शीट। कंपटीशन शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगी। सो दिस इज द कंपटीशन शीट। ये हमारी इसमें अभी हम डेटा सारा फिल करेंगे, और 2 मेन ब्रोकर के डेटा के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है अपस्टॉक एंड सेकंड वन इज ज़ीरोधा। सो अपस्टॉक की दोनों की P&L रिपोर्ट है ये। अपस्टॉक की P&L रिपोर्ट आपकी कुछ इस टाइप की दिखती है एंड ज़ीरोधा की P&L रिपोर्ट आपकी कुछ इस टाइप की दिखती है। ध्यान दीजिएगा, आज हम ITR 2 ही डिस्कस कर रहे हैं ओनली, विच मीन्स कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। PGBP की कोई भी ट्रांजेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, जैसे कि इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स या फिर FNO की ट्रांजेक्शन, वो आज का पार्ट नहीं है। चलिए सबसे पहले हम जो है ज़ीरोधा की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ज़ीरोधा में हमारी इंट्राडे की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं जूम इन कर देता हूँ, इंट्राडे के अंदर कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी, लॉन्ग टर्म ट्रेड के अंदर कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। एंड गाइज, आप पूरा प्रोसेस एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी कट वट नहीं लगेगा, सारी चीज़ डिटेल में आप सीखोगे, ठीक है। तो ज़ीरोधा के देखिए यहाँ पर आपको ये सिंबल होता है, उसके बाद क्वांटिटी, बाय वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी है, रियलाइज P&L। अब मेरे पास एक क्वेरी आई कि सर यहाँ पर तो P&L लिखा हुआ है, मतलब ये तो आपका बिजनेस का P&L हो गया, बिजनेस में P&L यूज़ होता है। ऐसा नहीं है, ये देखिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं आपके। शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किए हैं तो यहाँ पर तो रियलाइज P&L का मतलब ये कि इतना प्रॉफिट या फिर लॉस आपको उस ट्रांजेक्शन में हुआ है। मूविंग फर्दर, ब्रोकरेज है, SBI चार्जेस हैं, CGST, उसके ऊपर IGST और CGST, SGST, स्टैम्प ड्यूटी है, STT है, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस है। तो ये बहुत सारी फीस है यहाँ पर। इस फीस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो STT आप जो है नहीं क्लेम कर सकते। ये मैंने आपको अपने थ्योरी वाले सेशन में बता दिया था, जब आप कैपिटल गेन में या फिर ITR 2 फाइलिंग में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, जब ITR 2 में दिखाते हैं कैपिटल गेन में कंपटीशन करते हैं, तो आप STT को क्लेम नहीं कर सकते एज एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफ़र। बाकी सारे खर्चे आप जो है एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफ़र में डाल सकते हैं।
ये बात हुई हमारी जीरोधा की। अपस्टॉक की जो हमारी शीट है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अपस्टॉक में इस तरीके से बाइफर्केशन करते हैं, यहाँ पर तो हमको अलग अलग बाइफर्केशन दिया हुआ हेडवाइज, यहाँ पर बाइफर्केशन आपको यहाँ से मिलता है, तो फिल्टर लगा के आपको चेक करना होता है। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, कोई भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं है, स्पेकुलेटिव नहीं है। इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स को स्पेकुलेटिव के अंदर कंसिडर किया जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, तो वो हमारा आज का पॉइंट नहीं है। टर्नओवर दिस, और ये शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म का हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ये सारा शॉर्ट टर्म है हमारा। सर शॉर्ट टर्म के केस में टर्नओवर क्यों लिखा हुआ है? टर्नओवर को आप ग्रॉस रिसीट्स बोल सकते हो, ग्रॉस रिसीट बोल सकते हो अगर आप उसको कैपिटल गेन में देख रहे हो। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसको टर्नओवर बोला जाता है, अगर आप उसको अपना कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसको ग्रॉस कंसिडरेशन बोला जाता है। तो इस शीट्स को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो, अलग अलग रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, अगर आपने मेरे थ्योरी वाले सेशन ध्यान से देखा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टर्नओवर यहाँ पे लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे बिजनेस का टर्नओवर है, ये हमारा ग्रॉस कंसिडरेशन है, कैपिटल गेन में हम उसको यूज़ करेंगे। चलिए अब आते हैं अपनी कॉम्पिटिशन शीट की तरफ, जहाँ पर हम इस सभी डेटा को डालने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सैलरी तो आप फॉर्म 16 से लेंगे। फॉर्म 16 के सैलरी से डिटेल मैंने यहाँ पर डाली हुई है, आप अपने फॉर्म 16 से डायरेक्टली डिटेल ले सकते हैं। कैपिटल गेन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, वही हमारा आज का मेन पॉइंट रहने वाला है। अपस्टॉक्स एंड जीरोधा सेक्शन 111 ही मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, जहाँ पर आपका टैक्स रेट होता है 15% से आपका टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले हम जीरोधा का ले लेते हैं एक बार। जीरोधा के अंदर आपका सेल्स वैल्यू कितनी है इसका सम कर लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप सिंपली, क्योंकि एक्सेल की शीट है। बाय पे भी हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग गया, और इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ये हमारी सेल्स वैल्यू होगी। और सेल्स कितनी है? 2,84,69,536। माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर टैक्स ऑडिट नहीं होगा यहाँ पे? 1 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है। टैक्स ऑडिट की जो लिमिट होती है वो तब लगती है जब आप पीजीवीपी के अंदर जाते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल गेन के अंदर, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, जब कैपिटल गेन निकालते हैं, तो कैपिटल गेन के अंदर कोई भी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे 2 करोड़ टर्नओवर 2 करोड़ की ग्रॉस रिसीट्स हो, ग्रॉस कंसिडरेशन हो, चाहे आपकी 200 करोड़ की ग्रॉस कंसिडरेशन हो, आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। तो जीरोधा की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर आपको ऊपर मिल जाएंगे, ये रहे हमारे। इसका टोटल सम कर लेते हैं। अदर डेबिट एंड क्रेडिट है, इसको अभी सम कर लेते हैं। तो ये टोटल हमारा खर्चा है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसमें से हमको एक चीज़ माइनस करनी है, कौन सी? एसटीटी। एसटीटी को हम क्लेम नहीं कर सकते ना, तो एसटीटी यहाँ से माइनस कर देते हैं, एसटीटी दिस वन। तो ये हमारा आ जाएगा 4179। इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं। तो इसमें से फिर हम ग्रॉस कंसिडरेशन में से एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर माइनस करेंगे, ये हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाती है। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको माइनस करनी होती है, सो हमने बाय वैल्यू यहाँ पर ली हुई है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शेयर मार्केट वाली ट्रांजेक्शन्स में नहीं होती है, आप जीरो डालेंगे यहाँ पर, एंड फिर इसमें से माइनस करेंगे दिस एंड माइनस दिस, तो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस है हमारा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जीरोधा के अंदर है 43,893.14। परफेक्ट। इसके पॉइंट्स को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स जो है वो हमारी आईटीआर में जाते नहीं है, तो पॉइंट्स यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जीरोधा का हमारा काम हो चुका है, जीरोधा की सारी डिटेल्स हमने डाल दी है। जीरोधा की एक्सेल शीट को क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। म्यूचुअल फंड की अगर कोई डिटेल है वो भी आप यहाँ से लेंगे। एफएनओ है तो एफएनओ की डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी, लेकिन एफएनओ आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एफएनओ के लिए मैंने आपको बताया, मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि एफएनओ जो है वो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाता है। पीजीवीपी का केस होता है, वहाँ पे आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होती है, वो आज का हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। करेंसी, कॉमोडिटी, डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जीरोधा को क्लोज कर देते हैं। जीरोधा की पीएनएल हमारी क्लोज हो चुकी है। अब चलते हैं अपस्टॉक की पीएनएल की तरफ। अपस्टॉक्स में अब यहाँ से हमको चाहिए ग्रॉस कंसिडरेशन, जिसका मतलब होता है सेल्स वैल्यू। तो टोटल सेल अमाउंट आपको दिख रहा है, सेल अमाउंट का आपको टोटल करना होता है। जीरोधा की शीट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, मतलब अच्छे से नहीं होता। यहाँ से कॉपी करके एक नई शीट आप ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर उसको पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिए। पेस्ट एज वैल्यू के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी का आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन वैल्यूज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट टू नंबर्स में, तो ये हमारे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन इसका आप सम करेंगे तो ये हमारी ग्रॉस कंसिडरेशन आ जाएगी अपस्टॉक्स की। समझ गए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमको तो जितने भी डीमैट है सबको ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा आपके डीमैट अकाउंट होंगे उतना ज़्यादा हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स टास्क आपके लिए हो जाएगा।
और जो आपका टैक्स प्रोफेशनल है हम भी फीस जो है उसी अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं जितने डीमैट अकाउंट होते हैं। तो ये टोटल आ गया हमारा दिस वन। इसको कॉपी करके इसको भी यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं अपनी शीट में। पेस्ट एज वैल्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। खैर आज की एक्सेल की क्लास तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर, ये आपको शीट में ना ऊपर मिल जाएंगे अब स्टॉक्स के अंदर भी। सो दीज आर द एक्सपेंस इन कनेक्शन टू ट्रांसफर। टोटल हमारा है 5907। सो टोटल हम नहीं ले सकते, मैंने आपको बताया था हमको एसटीटी माइनस करना होता है जब हम कैपिटल गेन के अंदर जाते हैं। तो एसटीटी इसमें से माइनस करो, उसको हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो फिगर आ रही है उसको आप यहाँ से माइनस कर सकते हो दिस मच। नेट कंसिडरेशन हमारी आ जाएगी दिस माइनस दिस। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी बाय वैल्यू, बाय अमाउंट जो होता है, इसको भी आप सेम उसी तरीके से कर लीजिए। कॉपी करके जो आपने ये शीट बनाई थी यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी फिर इसको, ये अप स्टॉक्स के अंदर ही छोटा सा इशू होता है, अगर आप अप स्टॉक पे काम कर रहे हैं तो इस तरीके से इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर हम सम कर देते हैं, इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। इसका टोटल है हमारा 620689। तो ये हमारी परचेज वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसको पेस्ट एज वैल्यू करेंगे यहाँ पर, ये आ गया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं आएगी, देन दिस माइनस दिस। सिंपल फॉर्मूलेज हैं तो एक्सेल के। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप हमको अप स्टॉक्स के अंदर तो प्रॉफिट हुआ है 19,404 का, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के अंदर। जीरोदा के अंदर हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो देखिए शॉर्ट टर्म गेन और शॉर्ट टर्म लॉस वो तो आपस में हो ही जाएगा एडजस्ट, वो तो मतलब सेम ही चीज़ है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों का। तो हमको ये एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे, और जो नेट फिगर होगी वो हमको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर आपका टैक्स निकाला जाएगा। नेट हमारा लॉस आएगा वैसे यहाँ पर। तो एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे हम अप स्टॉक का, जीरोदा का। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके 5 डीमेट है और पाँचों में आपने ट्रेडिंग की है या फिर इन्वेस्टमेंट की है, पाँचों में आप काम करते हैं, तो 5 यहाँ पर आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, पाँचों का फिर यहाँ पर टोटल लेना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने बोला जितने ज़्यादा आपके डीमेट अकाउंट होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ जाती हैं यहाँ पर। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। तो इवेंचुअल हमारा जो इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, सेक्शन 111A के अंदर हमारा लॉस आ रहा है 24,000 का। तो ये एडजस्ट किससे हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे केस में कोई कैपिटल गेन है ही नहीं, तो फिर ये सीधा हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस ईयर ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सैलरी की हमारी इनकम है, बट सैलरी की इनकम से आपका कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड की, दूसरे हेड की, तो दूसरा हेड हो गया ना, दूसरे हेड से एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते आप कैपिटल लॉस की, तो ये हमको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। अभी ITR भरेंगे वहाँ पे ये चीज़ आपको मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ड्यूरेशन आपको डालनी पड़ती है। अब ड्यूरेशन आपको कब डालनी है, जब आपका लॉस है तब आपको ड्यूरेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपका प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है कि किस पीरियड में आपको वो प्रॉफिट्स हुए हैं। तो यहाँ पे जिस जिस पीरियड में आपको वो प्रॉफिट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं। और अगर आपको सेफर साइड पे चलना है तो सेफर साइड में चलने के लिए आप फर्स्ट वाले पीरियड में डाल सकते हैं। ये बेसिकली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए होता है। एडवांस टैक्स अगर आप पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। सेफर साइड पे चलना चाहते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं जाना चाहते, तो जितना टोटल प्रॉफिट आया है उसको आप डाल दीजिए फर्स्ट पीरियड के अंदर, यानी फर्स्ट 4 से 15/6। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट आएगा, वो हायर रेट पे ही आएगा। तो ज़्यादा टैक्स पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर किसी को कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप सबसे नीचे वाले में डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाइफरकेट करने में भी ना एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है कि जो गेन आया इसको फिर बाइफरकेट करो कि कौन कौन से पीरियड का है वो। बेसिकली 5 यहाँ पर पीरियड हो जाते हैं, तो उसमें बाइफरकेट करना भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। कर सकते हो आप, तो देखो कर लो। सेफर साइड पर जाना चाहते हो तो जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड में पूरा का पूरा गेन डाल दो, आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो ज़्यादा ही आएगा, हायर साइड पे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये भी मैंडेटरी होता है जब आपको प्रॉफिट होता है। अभी आपको ITR फाइलिंग जब हम करेंगे वहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से ये इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। ये नहीं रिपोर्ट करोगे तो एरर आ जाता है। मूविंग फर्दर, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसी तरीके से डिटेल्स डालेंगे। इंडेक्सेशन तो कुछ भी नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म में भी इसी तरीके से जैसे हमने शॉर्ट टर्म में डाला, लॉन्ग टर्म में भी ऐसे ही आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ना 1 लाख तक की, मैंने आपको बताया था, एग्जम्पशन मिल जाती है। तो 1 लाख तक का गेन है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो भी गेन होता है उसके ऊपर 10% लगता है। ये हमने डिस्कस किया था थ्योरी वाले सेशंस के अंदर। परफेक्ट। बट लॉन्ग टर्म में हमारे केस में कुछ भी नहीं है। सो ये हमारी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उसके बाद अदर सोर्सेज के अंदर क्या आएगा, डिविडेंड की इनकम कहाँ से लोगे आप। डिविडेंड इनकम AIS अपना चेक कर लीजिए, लॉगिन करके इनकम टैक्स पोर्टल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको AIS चेक करना होता है। सो फर्स्ट यू विल गो टू द
ई फाइलिंग वेबसाइट जो कि है incometax.gov.in। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने पैन कार्ड से, जो कि आपका यूज़र आईडी होता है, एंड पासवर्ड की हेल्प से आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। सो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके बाद आप जाएंगे सर्विसेज पे, लास्ट में आता है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। सो हमारा AIS पोर्टल यहाँ से ओपन हो जाता है। AIS में जो है आप जाएंगे, AIS के अंदर यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर करेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा 21 एंड 22। इसके अंदर आप जाएंगे, सेलेक्ट करके फिर आप AIS में जाइए। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको जो है जितना डिविडेंड आपको मिला है वो आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितना डिविडेंड आपको मिला। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी वहाँ पर शो होता है, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोनों की डिटेल आपको अपनी ITR में रिपोर्ट करनी होती है। जितनी भी आपकी इनकम है आपको सारी इनकम अपनी ITR के अंदर रिपोर्ट करनी है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल गेन हमारा हो गया, अदर सोर्सेज हो गया। उसके बाद सैलरी की इनकम आप फॉर्म 16 का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म 16 से अपनी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कंपटीशन की तरफ। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी सबसे पहले, तो इनकम अंडर द हेड सैलरी हम ले लेते हैं। हमारी सैलरी की जो कैलकुलेशन शीट है ये आप फॉर्म 16 से डायरेक्टली डाल सकते हो। यहाँ सैलरी की इनकम लेना, सैलरी की इनकम दिस मच। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में 2 लाख तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं इंटरेस्ट की। नेक्स्ट हमारा PGVP, तो वो पॉइंट है नहीं, PGVP आप वैसे भी ITR 2 में नहीं डाल सकते। उसके बाद कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है, यही हमारा है 24489 का लॉस है 0। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम में अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ये वाला लॉस है इस लॉस को आप अपनी किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं करवा सकते, तो ये आपका सैलरी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सो आपको यहाँ कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया, हमने 5 हेड की इनकम को ऐड कर रखा है, लेकिन क्योंकि कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के प्रोविजंस कुछ और बोलते हैं। देखिए ITR फाइल करना, कॉम्पिटिशन करना एक अलग चीज़ होती है, आपको लॉ की नॉलेज भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे सेट ऑफ के प्रोविजंस नहीं पता तो आप यहाँ पे गलती कर जाओगे कॉम्पिटिशन में। आप जो है यहाँ पर इस तरीके से नहीं ले सकते कि पूरे का टोटल कर दो, क्योंकि ये जो लॉस है इसको आप एडजस्ट नहीं करवा सकते सैलरी की इनकम से, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। सो आपको यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम में क्या लेना पड़ेगा, आपको सैलरी की पूरी इनकम यहाँ पर लेनी पड़ेगी, और आप ये जो डिडक्शन है इसको माइनस नहीं कर पाओगे, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मूविंग फर्दर, एक डिडक्शन थी हमारी ATC की, वो आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगी, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टमेंट के आपके पास तो वहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हो। 80,000 की ATC की डिडक्शन है, वो हम यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं। मूविंग फर्दर, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम हमको निकालना है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो नॉर्मल इनकम ही है हमारी, क्योंकि ये तो लॉस है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। 111 ए के अंदर भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। खाली हमारा जो टैक्स बनेगा वो नॉर्मल इनकम के ऊपर हमारा टैक्स बनने वाला है। और इसके लिए जो है आप टैक्स की कैलकुलेशन आप बहुत ईजिली कर सकते हो। हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे एक नया कैलकुलेटर आया है, इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर, ये नया कैलकुलेटर है। इसकी मैं आपको डिटेल सारी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप बहुत इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ भी कर लोगे कैलकुलेशन में, मैं आपको स्लैब रेट बताऊँगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब ऑनलाइन फैसिलिटी दी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इनकम डिटेल में आप जाओगे, सैलरी की इनकम है, बाकी कोई भी इनकम नहीं है। जो हमारा 6,55,440 है ये सैलरी की इनकम है। तो हम सैलरी के अंदर डाल देते हैं कितना, ग्रॉस सैलरी के अंदर हम नेट सैलरी की इनकम ही डाल देते हैं 655,440, यही टैक्सेबल अमाउंट है 655,440। ठीक है, और बाकी कुछ मत डालो क्योंकि टैक्सेबल हमारा इतना ही है, टैक्सेबल वैल्यू डाल देते हैं वहाँ पे। उसके बाद में ये लॉस है तो लॉस डालने का कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद में ATC की डिडक्शन है तो ATC की एक डिडक्शन नीचे होगी, इसके अंदर डाल देते हैं 80,000। ये बेसिकली टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हम कर रहे हैं। सिंपली आप स्लैब रेट लगा के भी कर सकते हो, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। एस्टिमेट टैक्स आप निकालोगे तो कितना बनेगा आपका, TDS VDS हमने वो पे कर दिया, खाली टैक्स देखना है हमको। टैक्स इन ये रहा टोटल टैक्स ऑन इनकम। अब ये न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट का भी यहाँ पे पंगा है, तो हम ओल्ड स्लैब रेट ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, वही हमने फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कितना टैक्स निकल के आ गया नॉर्मल इनकम पे, ये निकल के आया 28,693। अगर आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2.5 लाख पे आपका लगेगा कितना, 5%। सो ये आपका 12,500 तो ये हो गया। उसके बाद 2.5 लाख से जो 5 लाख से ऊपर होगा, तो 5 लाख से ऊपर है आपका 75,440, इसका लगता है 20%। तो इसका 20% आप करोगे, 20% करना है ना हमको, 20%। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये देखिए
27590, अच्छा 27590 हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहाँ जोड़ दिया। 27588 का 27590 ऐसे बन गया। ये राउंड ऑफ हो जाता है, राउंड अप हो जाता है, बेसिकली जो भी आपका टैक्स बनता है वो राउंड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो फिगर आएगी वो 27590 आएगी, 27590 इस तरीके से ये आएगी। और उसके बाद फिर ये हमारा टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। इसके ऊपर रिबेट कुछ भी नहीं मिलती। रिबेट अगर 5 लाख तक आपकी इनकम है तभी आप लेंगे, हमारी यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा, इसलिए हमको रिबेट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। टैक्स आफ्टर रिबेट सरचार्ज नहीं आएगा कुछ भी यहाँ पर। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1103 और उसके बाद 28693 ये हमारा टोटल मैच हो गया। ये देखिए ओल्ड वाले रिजीम से हम कर रहे हैं काम, तो 28693 परफेक्ट, ठीक है। सो इतनी टैक्स लायबिलिटी हमारी जो है यहाँ पर निकल के आती है, जो कि हमको पे करनी पड़ेगी। टीडीएस मेरे ख्याल से कटा होगा यहाँ पर 28692 ₹1 की टैक्स लायबिलिटी बनेगी। उसको अभी चेक कर लेंगे, फाइनल जो कैलकुलेशन करेंगे अभी ITR 2 में, क्योंकि जब ITR फाइल करेंगे वहाँ पे भी एक कैलकुलेशन होगी, तो जो भी बचेगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वैसे कॉम्पिटिशन हमारी डन हो चुकी है, 99% कॉम्पिटिशन हमारी डन है। अब आ जाइए पोर्टल पे चलते हैं। अब इस डेटा को, कंप्यूटेशन को फीड करते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो हमने लॉगिन किया हुआ है। सो डैशबोर्ड में जाकर के आप जाएंगे फाइल नाउ पे, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। करंट असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हम सीखने वाले हैं। ऑनलाइन फाइलिंग सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पे कंटिन्यू करना है आपको। ITR फॉर्म ITR 2 आज हम सीखने वाले हैं। हमारी कैपिटल गेन की इनकम है, सैलरी की इनकम है एंड अदर सोर्सेज की इनकम है। प्रोसीड विद ITR 2 हम करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे हमको जाना है। जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑप्शन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हमारे लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारे फॉर्म्स आ जाते हैं। फॉर्म्स को एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पार्ट ए होता है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये होता है गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड। ये जो गोवा के जो रेजिडेंट होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप गोवा के हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके डिटेल फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दीजिए। इनकम के अंदर आपकी सैलरी का शेड्यूल हमारा है, तो ये हमारा चेक्ड है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या फिर आपका लॉस भी है, अगर आपको लॉस का मतलब है अगर आपको इंटरेस्ट क्लेम करना है हाउसिंग लोन का, होम लोन का, तब भी आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। हमारे केस में नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, आप टिक करके बस अपनी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिटेल दे दीजिए, आपका वो क्लेम कर सकते हैं आप उसको। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन हम रखेंगे, इसकी डिटेल हमको डालनी है। 112A की डिटेल हमारे केस में नहीं है, मैं आपको कॉम्पिटिशन में एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज अवर कॉम्पिटिशन। आप कैपिटल गेन में आएंगे, 111A तो है लेकिन 112A की कोई भी डिटेल नहीं है, तो इसको हम अनचेक कर सकते हैं। 112A होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, वहां पर आपको 112A सेलेक्ट करना है। अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसको चेक रहने दीजिएगा। और इसमें चलिए मैं चेक रहने देता हूं, अगर आपके केस में होगा तो डिटेल कैसे डालनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। फिर सेक्शन 115AD1 क्लॉज नंबर 3 डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको अनचेक करना है, इसके अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल अदर सोर्सेज की जो इनकम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाइड पर्सन की जो इनकम है वो सेक्शन 64 की, अगर क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो आप चेक कीजिए, वरना अनचेक कर दीजिए। देखिए ITR 2 में तभी रिकमेंड करता हूँ अगर आपको टैक्सेशन की नॉलेज है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें इतने सारे शेड्यूल्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको पता होना चाहिए लॉ के प्रोविजंस क्या हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। स्पेशल इनकम कोई है स्पेशल रेट से, तो हमारे केस में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेक्शन 111A और 112A होते हैं वहाँ पर स्पेशल रेट लगता है, तो 111A 15% का रेट लगता है, इसलिए हमको यहाँ पर चेक रहने देना है। शेड्यूल ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, अगर आपको कोई एग्जम्प्ट इनकम है वो उसको आपको शो करना है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है, उसकी डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कोई गिफ्ट मिला है वेडिंग पे, या फिर कोई गिफ्ट मिला है आपको किसी रिलेटिव से, या फिर कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो कि एग्जम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलती है, तो इस तरह की जो एग्जम्पशंस होती हैं वो आपको यहाँ पर शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम में क्लेम करनी होती हैं। अगर आपके केस में वो एप्लीकेबल होती है तो इसको चेक करना है, यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। नेक्स्ट होता है हमारा पास थ्रू इनकम, इसको आप इन्वेस्टमेंट फंड अगर बिजनेस ट्रस्ट आप हैं तो यहाँ पर आपको चेक टिक करना होता है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ फॉरेन सोर्स से कोई इनकम आपको आती है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। शेड्यूल ऑफ टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91 ये होता है जब आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिलीफ मिल रहा होता है, तो उसको यहाँ पर आप क्लेम करते हैं। अगर आपके केस में है, मतलब किसी दूसरे
स्टेट में आपने दूसरे कंट्री में ऑलरेडी टैक्स दे दिया और इंडिया में भी उसके ऊपर टैक्स बनता है, तो उसका रिलीफ आपको मिल जाता है यहाँ पर इस वाले शेड्यूल के अंदर। तो तब आपको चेक करना है, इसमें डिटेल्स फिल करनी होती है। देन उसके बाद डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको ऑलरेडी पता होंगी नॉर्मल डिडक्शंस होती हैं। फिर हमारे टैक्स के शेड्यूल्स होते हैं। तो टैक्स के शेड्यूल्स नॉर्मली जो एप्लीकेबल होते हैं, शेड्यूल कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम और कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स रहेगा यहाँ पर। डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद टैक्स TDS आपका रहने दीजिए, टैक्स कलेक्टेड सोर्स रहने दीजिए। ई शॉप अगर आपको कोई मिला है तो वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप रहने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा अदर्स। अदर्स के अंदर आपका CYLA क्या होता है, करंट ईयर के लॉस एडजस्टमेंट जो आपकी होती है, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, पास्ट ईयर के लॉसेज जिसकी करंट ईयर में एडजस्टमेंट हुई है, तो ये चेक रहने दीजिए। BFLA होता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड और जो लॉस है वो। CFL होता है आपका डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेज टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट ईयर लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो हमारा जो करंट ईयर का लॉस था मैंने आपको बताया था ना, 112A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमारा था, तो वो इसके अंदर उसकी डिटेल आएगी। तो ये जो अगर आपके केस में लॉस है तो इन तीनों को जरूर चेक रहने दीजिएगा। आपको डिटेल फिल नहीं करनी, ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर लॉस है तो ये यहाँ पर चेक होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ फॉरेन असेट्स, ये भी ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आप मिस नहीं कर सकते। देखिए कोई भी पूरा सेशन मेरा लंबा होगा क्योंकि मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ, मैं चीज़ें स्किप नहीं करता क्योंकि हम काम करते हैं, हमको एक एक शेड्यूल के बारे में पता है क्या क्या चीज़ वहाँ पर जानी चाहिए। आप यूट्यूब पे देखोगे हज़ारों वीडियोस, जो चीज़ होती है उनको बस आधी दूरी नॉलेज वही पकड़ा दिया, आपको पूरी चीज़ पता ही नहीं है तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स क्या होता है, जब आप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इंडियन शेयर मार्केट छोड़ दो, लोग यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपके कंप्लाइंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट है ये फिल करना पड़ सकता है अगर आप रेजिडेंट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होता है और आप एक रेजिडेंट पर्सन है। अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना होता है और इसके अंदर डिटेल फिल करनी होती है। इसकी कंपटीशन करना एक अलग से कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लेकर के चलिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, कि आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा पड़ेगी और कंप्लाइंस कॉस्ट आपकी वहाँ बढ़ जाती है थोड़ी सी। उसके बाद AMT का शेड्यूल है, इसको चेक रहने दीजिए। AMTC ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डिटेल चीज़ होती है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, बेसिकली इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होता है। शेड्यूल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की टोटल इनकम होती है तो आपको यहाँ पर भी डिटेल देनी होती है। 50 लाख से कम है तो आप इसको मतलब अनचेक रहने दे सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आप मत डालिए। इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जितने टेबल्स हैं, क्वेश्चंस आएंगे आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें साथ के साथ समझाता हुआ चलूँगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए। जनरल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर आपको फाइलिंग स्टेटस 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर आप फाइल कर रहे हो तो 139(1) में आप जाओगे। उसके बाद फाइलिंग इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, इसको पे कुछ नहीं करना आपको। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। 2 टैक्स रिजीम हमारी चलती हैं आज की डेट में। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है जहाँ पर आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन के बेनिफिट मिलते हैं, एक न्यू टैक्स रिजीम है। तो अगर आप 115BAC बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम होती है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल है, न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर येस करना होता है। हम नहीं करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। ये आपके लास्ट ईयर के बेसिस पर यहाँ पर आपके सेलेक्ट होते हैं। नो नो नो, आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपने खर्चा किया या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा, तो आपको यहाँ पर येस करना होता है। आप लास्ट ईयर के बेसिस पर यहाँ पर आपके नो आ रहा है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, एडिट रिस्पॉन्स करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। सो रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसके ऊपर भी एक डिटेल क्लास होती है जो कि मैंने कोर्स में कवर की हुई है, बट आप नॉर्मली समझ लीजिए अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं, बाहर जाते भी हैं, कभी कभार घूमने घामने जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रेजिडेंट के अंदर ही कवर हो जाएंगे। बाकी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि इसके भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस होते हैं। मैंने ITR वाले कोर्स में इसको भी कवर किया हुआ है डिटेल के अंदर। सो रेजिडेंट आपको सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस किस बेसिस पर आप बोल रहे हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं, 182 डेज से ज़्यादा लास्ट ईयर आप रहे हैं, पहला ऑप्शन रहता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको और डिटेल में सीखना है, अगर आप कोर्स में आपने एनरोल किया हुआ है तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर एक बार देखिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में ये क्लॉजेज होते हैं, ये सारे क्लॉजेज मैंने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किए हैं। डीम्ड रेजिडेंट वाला भी वहाँ पर क्लॉज होता है, बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। तो जनरली जो कंडीशंस होती हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट, तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। आफ्टर द SSC बिकम
उसके बाद में पोर्टुगीज सिविल कोड, तो ये यहाँ पर नो है, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पर भी नो आप रहने दे सकते हैं। डायरेक्टरशिप का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है डायरेक्टरशिप, एक होता है शेयर होल्डर। तो आप जब किसी के शेयर्स को बाय करते हैं तो आप शेयर होल्डर बनते हैं, बट डायरेक्टर नहीं बनते, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप येस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो येस करेंगे तो नेम ऑफ कंपनी, पैन ऑफ कंपनी, आपका डिन नंबर क्या है, कंपनी डोमेस्टिक है, फॉरेन है, कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, ये डिटेल आपको देनी पड़ती है। और यहाँ पर आप नो करेंगे तो कुछ भी नहीं देना। डिटेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आपने किसी कंपनी के, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी के आपने अनलिस्टेड शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो उसके इसमें आपको येस करना है और उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होती है। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। ये बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आप सेव कर देंगे। बैंकिंग डिटेल आप यहाँ पर दीजिए। अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो ध्यान रखिए आपका बैंक प्री वैलिडेट ज़रूर होना चाहिए। तो हमारे केस में एक बैंक हमारा प्री वैलिडेट हो रखा है। उसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कंफर्म कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो गई। सैलरी का शेड्यूल हमारा आ जाता है। सैलरी के शेड्यूल में ग्रॉस सैलरी सबसे पहले आती है, तो यहाँ पर हम डालेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, तो यहाँ से सैलरी, ये आपके फॉर्म 16 में आपको डिटेल मिल जाएगी वैसे। और AIS से वैसे ये आपका ऑटो फिल होकर के आएगा, मेरे केस में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मेरा AIS अपडेट हुआ नहीं है, या फॉर्म 26 अपडेट नहीं हुआ। आपके केस में अगर सैलरी की डिटेल AIS में अपडेट हो रखी है तो ये सारी डिटेल आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही होगी, आपको यहाँ पे कुछ मैनुअल फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसको एक बार जल्दी से फिल कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो एम्प्लॉयर की डिटेल डालने के बाद आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, पेंशनर्स है, क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट है तो यहाँ पर आप अदर्स डाल सकते हैं। सैलरी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी होती है, तो जो भी ब्रेकअप होता है सैलरी का वो आप यहाँ से दे सकते हैं। बेसिक है, DA है, किस टाइप का आपको सैलरी मिलती है वो आप, जो आपके कंपोनेंट होते हैं सैलरी के वो आपको यहाँ पर डालने होते हैं। तो हमको जो ये सैलरी मिलती है कितने की है, 8,15,000 की है सेक्शन 17(1) के अंदर। सो 8,15,000 हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं वो भी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएंगे। कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं सिंपली। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एज पर फॉर्म 16 या फिर AIS से डेटा यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाता है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ ये भी हमारे केस में नहीं है। उसके बाद में ये हमने सैलरी की डिटेल यहाँ पर डाल दी है, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो सैलरी हमारी यहाँ पर ऐड हो गई, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ गया। उसके बाद अलाउंसेस एग्जाम्स अंडर सेक्शन 10 के अंदर जो अलाउंस एग्जाम्प्ट होते हैं तो वो हमारा होता है HRA हमारा एग्जाम्प्ट है 96,000 का, और एक वॉशिंग अलाउंस है जो सेक्शन 10(14)(1) के अंदर एग्जाम्प्ट होता है। इन दोनों की एग्जाम्पशन हम ले लेते हैं। तो एग्जाम्पशन ये रहा हमारा। यहाँ पर आप एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, सबसे पहले जो हमारा HRA होता है वो 10(13)(A) के अंदर। आपको देखो लॉ की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, आपको लॉ के प्रोविजंस पता होने चाहिए। 10(13)(A) के अंदर HRA आपका हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। तो कितने अमाउंट है, 96,000। इसको अभी हम ठीक करेंगे, मैं बताऊंगा ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, इसको मैं ठीक करवाऊंगा। एक्चुअली मिस्टेक ये हुई है क्योंकि हमने पूरा का पूरा यहाँ पर डाला है वो बेसिक के अंदर डाल दिया, लेकिन 8,15,000 के अंदर बेसिक भी है और HRA भी है। क्योंकि HRA मिल रहा है तभी तो उसकी एग्जाम्पशन है ना, एग्जाम्पशन आपको तभी तो मिल रही है जब वो आपके बेसिक में इंक्लूड है। तो बेसिक के अंदर HRA भी आपका इंक्लूड है। तो हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली आ गया होगा उस बेसिस पे। तो बेसिक को हम क्या करते हैं, 2 लाख से कम कर देते हैं, 6,15,000 ये कर देते हैं। 2 लाख का यहाँ पर हम HRA ऐड कर देते हैं, HRA 2। अब पॉइंट समझो ना, HRA जब आपने अपनी बेसिक, जब आपने सैलरी में HRA इंक्लूड ही नहीं किया, कंसेप्ट बहुत बेसिक्स होते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। जब आपने अपनी सैलरी में HRA इंक्लूड ही नहीं किया तो फिर आप उसकी एग्जाम्पशन कैसे क्लेम कर रहे हो, तो वो एरर वहाँ पे शो कर रहा था। तो इसको आप ऐड कर देंगे तो अब भी सेम वही है हमारी। अब आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करोगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर अब HRA का ले लेगा। सो HRA 10(13)(A) के अंदर जाएंगे आप, 10(13)(A) एंड अमाउंट जो है हमारी 96,000 हमने क्लेम किया है। तो यहाँ पे देखिए अब कोई भी एरर आपका नहीं आएगा, ये ऐड हो जाएगा हमारा। एक और हमारा था उसको भी यहाँ पर हम क्लेम कर लेते हैं। एक अलाउंस ये हो गया, ऐड अनदर 10(14)(1) के अंदर आता है। सो 10(14)(1) के अंदर आता है ये हाउस, ये आपका वॉशिंग अलाउंस और क्लोथिंग अलाउंस 13,560। तो ये हो गया और इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पशंस ऐड हो गई यहाँ पर 2।
और 655,440 सैलरी ऐड की, 655,440 देखिए परफेक्टली मैच हो गया चीज़। सैलरी की डिटेल यहाँ पे डाल दी हमने, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, जो हमारा आज का पॉइंट है, जो कि हमको समझना है डिटेल में। वीडियो स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर, आपको अगर स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। आपको नॉर्मल यूट्यूब पे मुझे नहीं पता लोग कैसे समझाते हैं, क्या नहीं समझाते, लेकिन मेरी वीडियोस लंबी जाती ही जाती हैं। मैंने लास्ट ईयर भी ये वीडियो डाली थी ITI 2 की, अराउंड 1.5 से 2 घंटे की थी, वो भी डिटेल वीडियो थी और ये भी डिटेल वीडियो ही रहने वाली है। सो हमारा कैपिटल गेन का शेड्यूल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसको ध्यान से देखिएगा एक बार, किस नेचर के कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन बहुत सारे नेचर के होते हैं। क्या लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन रखूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग का किस तरीके से आपको कैपिटल गेन यहाँ पर रिपोर्ट करने होते हैं। और सेकंड है हमारा 111A वाले या फिर 115AD 1-2 वाले। तो हमारा 111A था, ध्यान आया आपको। 111A किस चीज़ का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सो हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद 112A को भी मैं टिक कर रहा हूँ, मेरा कोई गेन है नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। मेरे केस में नहीं है, बट मैं आपको शो करने के लिए कि क्या क्या डिटेल आपको कैसे डालनी है, मैं यहाँ पे भी टिक करूँगा और आपको डिटेल शो करूँगा। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर अगर आपने सेल किया, मेरे से क्वेश्चन आता है कि सर बॉन्ड एंड डिवेंचर का बताओ कैसे हम करेंगे, तो आप यहाँ पर टिक करते हैं बॉन्ड एंड डिवेंचर के लिए। यहाँ पे भी मैं टिक कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड है आपके पास, तो उसके लिए आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद कोई और असेट है तो यहाँ टिक करेंगे। डीम टू भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये डिटेल कैपिटल गेन के प्रोविजंस होते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते। पास थ्रू इनकम, ये भी अलग चीज़ होती है, ये भी आज का हमारा पॉइंट नहीं है। सो बेसिकली ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स कवर हो जाती हैं। इसको आप कंटिन्यू करेंगे एंड इसके अंदर डिटेल्स आपको फिल करनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 111A के अंदर, डिटेल्स को फिल करते हैं। ऐड डिटेल आप यहाँ पर करेंगे, सेक्शन 111A पे टिक करना है। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो हमने कंप्यूटेशन भी उसी अकॉर्डिंग की हुई है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको दिख रहा होगा, टोटल रिपोर्ट करना है आपको, एक एक रिपोर्ट नहीं करोगे, अपस्टॉक का अलग, जीरोधा का अलग, ऐसे नहीं करना, आपको टोटल रिपोर्ट करना पड़ेगा वहाँ पर कि टोटल दोनों का कितना है। सो टोटल हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, 29113, 2,91,13,329, 2,91,13,329, परफेक्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिस 2,91,29,29,939। उसके बाद कॉस्ट इन कनेक्शन टू ट्रांसफर कितना है, 7879, तो आपका नेट जो यहाँ पर लॉस आ रहा है वो 24,489। और इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये लॉस जो हमारा था सेक्शन 111A का, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आपके केस में हो सकता है आपको ये नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो, सेक्शन 112A वाले, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आप यहाँ पर डालेंगे। ऐड डिटेल आपको करना है। उसके बाद आपको व्यू शेड्यूल 112A दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप यहाँ पर ऐड डिटेल करेंगे। अगर आपके शेयर, देखिए यहाँ पर डेट दिखेगा, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, अगर इससे पहले आपने परचेज किए थे, एक्वायर किए थे, तो ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ, ग्रैंड फादरिंग के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ही आएगा। 2022 में हम है, 2018 में आया था ग्रैंड फादरिंग। सो अगर आपने उस टाइम पे बाई किए थे तो वो लॉन्ग टर्म में ही क्लासीफाई होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, यानी आपने जो शेयर एक्वायर किया है वो 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किया है, अगर ग्रैंड फादरिंग जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होता, ग्रैंड फादरिंग भी होता है, ठीक है। तो अगर वो एप्लीकेबल है आपके केस में, तो आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है। ये मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 10 कंपनी के शेयर हैं, 10 कंपनी के शेयर हैं, सो आपको 10 बार यहाँ पर डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 सारे के सारे शेयर्स बेच दिए तो 10 बार आपको डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। हो सकता है शेयर्स आपके पास बहुत सारे हो, हजारों लाखों शेयर हो, लेकिन स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है आप समझते हो कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करो, स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक कंपनी की एक स्क्रिप्ट होती है। अब उसके अगर आपके पास 500 शेयर हैं तो आप 500 शेयर तो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 5 कंपनी है तो पांचों कंपनी का आपको अलग अलग रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, अगर जीएफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अगर नहीं होते उसका मतलब क्या कि आपने 31 जनवरी 2018 के बाद में शेयर एक्वायर किया है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिपोर्टिंग। नॉर्मल रिपोर्टिंग जो होती है वो कंसोलिडेट बेसिस पर होती है, कंसोलिडेट यानी सबका ऐड करके आपको करना पड़ता है।
कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हमारे केस में कुछ भी केस नहीं है, लेकिन आप जो है दो तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। अगर जीएफ है तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट वाइज अलग से कॉम्पिटिशन शीट बनानी पड़ेगी, और अदरवाइज आप नॉर्मल कंसोलिडेट बेसिस पर कर सकते हो। कंसोलिडेट तो सिमिलर ऐसे ही होता है, देखिए जैसे हमने ये शॉर्ट टर्म का किया इसी तरीके से कंसोलिडेट आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी, लेकिन वो 31 जो डेट है यहाँ पर आफ्टर 31 जनवरी 2018 होना चाहिए। उसको आप देखिए जैसे ही मैं करूँगा मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ आ जाएगा कंसोलिडेटेड, यानी आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग अब करनी पड़ेगी कंसोलिडेट बेसिस पर। लेकिन जब आप यहाँ पर कर देते हैं ऑन और बिफोर 31 जन 2018, तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। एक आइसिन कोड होता है वो आपको देना पड़ेगा, नेम ऑफ स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा, फिर आपको कुछ एडिशनल डिटेल भी यहाँ पर देनी होती है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ग्रैंड फादरिंग वाला समझा रहा हूँ अब, क्योंकि अब हमने सेलेक्ट किया है ऑन और बिफोर 31 जन 2018, यानी ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं हमारे ऊपर। आप डालेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी जितने यूरोपे में आपने सेल किया, ये डिटेल आपको जो है अपने पीएनएल में मिल जाएगी। पीएनएल में ग्रैंड फादरिंग का अगर आपका एप्लीकेबल है तो उसकी अलग से आपको एक टेबल मिल जाएगी, आपको अलग से उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी स्क्रिप्ट वाइज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये है, यहाँ पर कितने में आपने उसको एक्वायर किया था, कितने में आपने उसको बाय किया था, वो आपको डालनी है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फेयर मार्केट वैल्यू देनी है आपको 31 जनवरी 2018। आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल पे, आप जो पीएनएल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, किसी अगर अच्छा ब्रोकर है तो मैंने तो जितनी भी देखी है ग्रैंड फादरिंग के वो देते हैं, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो 31 जनवरी 2018 का आपको रेट दिया जाता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये चीज़ भी। उसके बाद एक्सपेंसेस होली एंड कनेक्शन टू ट्रांसफ़र, तो ब्रोकरेज वगैरह जो होती है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है टैक्स निकल के आ जाता है स्क्रिप्ट वाइज। ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजन जब एप्लीकेबल होंगे तब। अगर ग्रैंड फादरिंग एप्लीकेबल नहीं है, यानी आपने शेयर जो एक्वायर किए हैं 31 जन 2018 के बाद किए, यहाँ पर आप सारे शेयर्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना कंसोलिडेट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सबका ऐड कर दो, टोटल कितने में बेचा, कितने में एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड उसको ऐड कर दो। इस तरीके से जो है आप, मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे केस में नहीं है, आपके केस में अगर है तो आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। चलिए, सो गाइज हमने अपना कैपिटल गेन भर दिया है, शेड्यूल भर दिया 112A वाला, शेड्यूल इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। अच्छा, एक चीज़ और डालनी है, रुको मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपका एरर आएगा, फिर आप मुझको कॉल करोगे, कमेंट करोगे कि सर हमारा एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। एक बार बैक करता हूँ, जो शेड्यूल्स हमने अभी फाइल किए, शेड्यूल्स में सेक्शन कैपिटल गेन, इसके अंदर कंटिन्यू कीजिए आप। ये हमने ऊपर डिटेल फिल कर दी थी। अब नीचे आओगे आप, नीचे आपको एक चीज़ मिलेगी जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पॉइंट नंबर F को देखिए ध्यान से, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल या रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। ये ड्यूरेशन, किस पीरियड में आपको वो गेन हुआ है। हमारे केस में लॉस है तो हमको रिक्वायर्ड नहीं है कि हम इसकी रिपोर्टिंग करें, बट अगर आपको गेन होता है तो ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी होती है, वरना आपकी एरर आ जाएगी लास्ट टाइम पे, वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होगा आपका। इसमें जाइए, ऐड डिटेल आपको करनी है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग रेट वाइज दिया होगा कि किसमें कितना आपको गेन हुआ है, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। एक सेकेंड रुकिए, ऐड डिटेल हम करते हैं। तो ये देखिए 15% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% जो हमारा होता है, कौन सा, सेक्शन 111A वाला। तो हमारे केस में लॉस है इसीलिए मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रहा। अगर आपके केस में गेन है तो आपको यहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और मैंने जो आपको चीज़ समझाई कि अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी तो जितना गेन आ रहा है उसको आप फर्स्ट वाले पीरियड में डाल दीजिए, तो आप सेफर साइड पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा 112A लॉन्ग टर्म वाला जो होता है वो यहाँ पे जाता है पॉइंट नंबर 5 के अंदर। तो पॉइंट नंबर 5 में आप डालेंगे 112A, ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, 112A वाला। और पॉइंट नंबर 1 के अंदर आप डालेंगे 111A वाला, ठीक है। तो उसका आपको बाइफर्केशन यहाँ देना होता है, एंड इसको आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे। ये मैंडेटरी होता है, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे केस में लॉस है। ऊपर देखिए तो हमारा टोटल लॉस आ रहा है, कोई गेन नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो मैंडेटरी हो जाएगा। सेट ऑफ अगर आपको करवाना है लास्ट ईयर का तो वो यहाँ से आपका सेट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेट ऑफ वाले में आप मैनुअली आपको कुछ नहीं करना, अगर कैरी फॉरवर्ड होके आया है तो यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट
हो जाएगा। हमारे केस में देखिए लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से हुआ, देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 15% वाला जो था कितना था वो 24,489, नीचे आप देखोगे लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ कितना बचा 24,489, तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, एडजस्ट नहीं होगा। मैं आपको अभी शेड्यूल दिखाऊंगा, ये एडजस्ट नहीं होगा सैलरी की इनकम से, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट ITR फाइल कर पाएंगे। सो इसको कंफर्म करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है उसकी तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिटेल्स हमारी ऑलमोस्ट अब डन हो चुकी है, खत्म होने वाला है सेशन, टेंशन मतलब बहुत लंबा हो रहा है नो, बट चीज़ें इतनी डिटेल होती हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्या करें। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट, तो जो आपका डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है, नॉर्मल रेट से ही चार्ज किया जाता है, तो इसीलिए आप यहीं पर उसकी डिटेल को डालेंगे। यहाँ पे आप ऐड डिटेल करेंगे, नेचर ऑफ इनकम डिविडेंड ग्रॉस डाल दीजिए, डिविडेंड इनकम डालनी है अदर देन पॉइंट नंबर 2, ये डीम डिविडेंड होता है सेक्शन 222E क्लॉज नंबर सब क्लॉज नंबर 2, तो ये स्पेशल केस होता है, इसको मैं कभी अलग डिस्कस कर लूँगा डीम डिविडेंड क्या होता है, कैसे होता है, बाकी कोर्स में मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ है। डिविडेंड इनकम में नॉर्मल जो डिविडेंड होता है फर्स्ट वाले पॉइंट में आप डालेंगे, और कितना डिविडेंड मिला है आपको 1230, ये आप AS से चेक कर लीजिएगा, AS में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर हम 0 करेंगे एंड इसको हम ऐड कर देंगे, डिविडेंड की इनकम यहाँ पर ऐड हो जाती है। उसके बाद में हमको एक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, वो भी डालना पड़ता है, ये नोट कर लीजिएगा। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट बहुत लोग अपनी ITR में शो नहीं करते, वो भी आपकी एक इनकम होती है, आपको सारी इनकम रिपोर्ट करनी होती है ITR के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट है वो आपको डालना पड़ेगा 5690, ये हमारा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, इसको आप ऐड करेंगे। तो अदर सोर्स की ये 2 हमारी इनकम थी। अब यहाँ पर भी एक चीज़ को नोट कीजिए, जो डिविडेंड की इनकम होती है इसको भी आपको अक्रू वाइज, जो क्वार्टर वाइज बाइफर्केशन होता है वो उसका देना पड़ता है आपको कि किस क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिला। तो इस वाले केस में भी जैसे हमने कैपिटल गेन में अभी बाइफर्केशन किया था, यहाँ भी करना होता है, वरना लास्ट में आपको एरर आएगी। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मेरे में तो है 1230, तो मैंने आपको बताया था सेफर साइड पे चलने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला क्वार्टर होता है ये मान लेंगे कि वहीं पे पूरा का पूरा डिविडेंड हमको मिला है, 1230 का डिविडेंड है। सो नीचे जाएंगे आप, नीचे देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 10 के अंदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिविडेंड इनकम रेफर इन सीरियल नंबर 1 ऑफ A। तो डिविडेंड इनकम जो ऊपर वाली है कितनी थी हमारी यहाँ पर 1230। अगर आपको पता है कि कौन से पीरियड में आपको मिली है, आप बाइफिकेट कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग आप कर लो, बट सेफर साइड के लिए आपको चलना है तो 1230 आप फर्स्ट वाले में डाल सकते हो, बाकी सब में हमारा 00 रहेगा। परफेक्ट, तो हमारा ये मैच भी हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज डन, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। हमने अपने सारे हेड्स की इनकम डाल दी है, हमने सैलरी की इनकम डाल दी, कैपिटल गेन की इनकम डाल दी, अदर सोर्सेज की इनकम डाल दी, हमारा 90% काम डन हो चुका है। अब तो बस आपको चीज़ें कंफर्म करनी है और देखना है बस। ITR 2 थोड़ी सी बड़ी होती है, शेड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ बस आपको चेक करनी है, बाकी डिटेल्स आपने सारी अब ऐड कर दी हैं ऑलमोस्ट। तो ये हो गया। अब आपका CYLA शेड्यूल आ जाता है, करंट ईयर लॉसेज जो होते हैं उसका शेड्यूल आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप ज़रा अब ध्यान से देखिएगा, 655440 ये हमारी सैलरी की इनकम है, और 6920 ये हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। तो ये 2 इनकम है, ये दोनों इनकम हमारी टोटल ऐड हो जाएंगी। इसको हम कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपको बस कंफर्म करना है, ऑटोमेटिक होता है। और उसके बाद है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज तो हमारे कोई है नहीं, ये दोनों ऐड होंगे 662360 कंप्यूट सेट ऑफ। हमने अपनी अदर सोर्सेज की इनकम देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक ये नोटिफिकेशन दी हुई है, इसको अभी समझेंगे नोटिफिकेशन क्या है, एक सेकंड रुकिए। हमने अपनी कंपटीशन के अंदर अदर सोर्सेज की इनकम नहीं डाली, मुझको अभी ध्यान आ गया, देखा, कोई बात नहीं, अभी तो कंपटीशन फाइनल नहीं हुई है। दिस प्लस दिस हम करेंगे, टैक्स भी थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा तो उसको ठीक कर लेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स बनेगा, उसको भी अभी ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर हमको फिर अदर सोर्सेज भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें हम ऐड करेंगे अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अब ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हमको यहाँ पर कर ही लेते हैं, चलो दिक्कत नहीं है कुछ भी। 12500 तो हमारा वो हो गया, प्लस 8360 का अगर हम 20% ले लें और इन दोनों को ऐड कर दें
72 है, तो ये 28970 राउंड ऑफ के प्रोविजंस लगते हैं, 5 में राउंड ऑफ होता है, 5 रुपीज़ में राउंड ऑफ होता है आपका टैक्स, तो 28970 आपका ये आ जाएगा। और उसके ऊपर आप क्या लोगे, सेस ले लोगे, सेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया 30128 और 1400 का टैक्स एक्स्ट्रा बनेगा। चलो अभी इस कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, फाइनल पोर्टल पे भी अभी कैलकुलेशन होगी, वहाँ से हम इसको एक बार वेरीफाई दोबारा करेंगे, ठीक है। चलो ये हमारी कंपटीशन भी डन हो गई है। 662-360 662-360, मेरे को यहाँ से ध्यान आया कि मैंने 6920 वहाँ पे ऐड नहीं किया था, ठीक है। परफेक्ट, आपकी कैलकुलेशन हो गई, कंप्यूट सेट ऑफ आप कर लो। हाँ अब एक चीज़ दिखा रहा था, ध्यान से देखो क्या दिखा रहा है। प्लीज गिव क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ LTCG and STCG according to values in BFLA in schedule capital gain table number F। क्या चीज़ है सर, मेरे को समझ नहीं आया। कैपिटल गेन में मैंने आपको एक शेड्यूल बताया था, मैंने जहाँ पर हमने क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है, मैंने कहा था मेरा लॉस है इसलिए मैं वहाँ कोई ब्रेकअप नहीं दे रहा हूँ। तो वो आपको फिगर कहाँ से देखनी होती है, आपको वो फिगर यहाँ से मिलती हैं, यहाँ से आप कैंसिल करो। यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, ये जो है हमारा यहाँ पर मेरा 0 आ रहा है, तो इस BFLA शेड्यूल में जो बैलेंस है उसके बेसिस पर आपको क्वार्टरली बाइफर्केशन देना होता है कैपिटल गेन के शेड्यूल्स में। बात को समझ रहे हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी बट समझो चीज़ों को। 15% जो होता है यहाँ पर 0 है, इसीलिए मैंने वहाँ पर 0 दिया, कोई भी अमाउंट नहीं डाली। और दूसरा जो हमारा 112A वाला था ये रहा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, यहाँ पर जो फिगर आ रही है टोटल इसके बेसिस पर आपको देना होता है बाइफर्केशन वहाँ पर कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में, जो पॉइंट नंबर F था वहाँ पे। वही इसने टेबल F बोला है, कॉम्पिटिटिव सेट ऑफ, जो टेबल F बोल रहा है वही टेबल F है कैपिटल गेन की। ध्यान करो जहाँ पर हमने 0 डाला था वहीं पे डिटेल आप वही इन्फॉर्मेशन दे, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, इन्होंने अच्छी चीज़ की है, यहाँ पर आप इसको डाल दिया। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए सो हमारा BFLA हो गया, फिर है डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अब जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था वो यहाँ पे देखिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। देखिए करंट ईयर लॉस 22-23 का 24489, ये कौन सा लॉस है, कंपटीशन में देखो ध्यान से, 24488 का 89 हो गया है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो कि सेक्शन 111A के अंदर हुआ था, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्यूचर ईयर्स के लिए। इसको कंप्यूट सेट ऑफ कर दो। समझना ज़रूरी है, देखो करना कुछ नहीं है वहाँ, आपको कंफर्म ही करना है बट चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। शेड्यूल स्पेशल इनकम, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली हमारा स्पेशल इनकम कोई इनकम तो है ही नहीं, स्पेशल लॉस आया है तो 0 ही होगा, कुछ नहीं करना, नीचे जाके आप इसको कंफर्म कर दीजिए बस। परफेक्ट। उसके बाद में आपका चैप्टर 6A की डिडक्शन, तो हमारी एक ही डिडक्शन है 80C के अंदर 80,000, वो हम डालते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी डिडक्शन है तो वो आप अकॉर्डिंगली इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। मेरी दूसरी वीडियो देख लेना ITR 1 वाली या 4 वाली, वहाँ मैंने इसको डिटेल में समझाया कैसे कैसे आपको 80D की डिडक्शन कैसे लोगे और सेक्शंस की कैसे लोगे। हम 80C के अंदर डायरेक्टली ले लेते हैं, कितना 80,000 यहाँ पर हम क्लेम कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर देते हैं। इसको कंफर्म कर दीजिए, तो 80,000 की डिडक्शन हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। परफेक्ट। 582,360 हमारी जो है टोटल इनकम बनेगी और उसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा। चलिए तो हमारा डिडक्शन हमने डाल दी है। AMT शेड्यूल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इस पर जस्ट आप कंफर्म कर दीजिए। AMT शेड्यूल के बाद में हमारा AMTC होगा, इसको भी आप जस्ट कंफर्म कर दीजिए, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। टोटल इनकम आपकी यहाँ पर आ जाएगी, टोटल इनकम आप एक बार मैच कर लीजिए। ये लॉसेस हमारे जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं 24489 के, और टोटल इनकम जो है हमारी 582,360, इसको आप कंफर्म कर दीजिए। टोटल इनकम आपकी यहाँ से कॉम्प्यूट हो जाएगी। उसके बाद में आप टैक्स TDS की डिटेल आपको डालनी होती है, TDS और टैक्स जो आपने पे किया है उसकी डिटेल आपको डालनी है। कोई भी आपका टैक्स अगर बनता है तो पहले आप चालान बनाएंगे, टैक्स की पेमेंट करेंगे, उसके बाद में प्रोसीड करेंगे। एक पे लेटर का ऑप्शन आता है, उसको ऑप्ट मत करना, दिक्कत हो जाती है। लास्ट ईयर मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी, सर हमने पे लेटर कर दिया और रिटर्न फाइल कर दी, अब क्या करें, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, पे लेटर मत किया करो। नीचे आइए, टैक्स पेड की डिटेल अब आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो भी TDS आपका डिडक्ट हो रखा है, हमारे केस में हो रखा है, ये आपका ये भी ऑटो फिल होकर के आ रखा होगा। मैं तो आपको एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट नहीं आ रही है डिटेल्स, आपके केस में हाँ ऑटो पॉपुलेट डिटेल्स आएगी। इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी कितनी है, इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी है 655,440, 655,440 एंड टोटल TDS कितना डिडक्ट हुआ है यहाँ पे, ये आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा, 28692 एंड इसको ऐड कर देते हैं, तो ये TDS हमने यहाँ पर ऐड कर दिया।
उसके बाद जो आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे वो आपको यहाँ डालना होता है। मैं अभी बताऊँगा, 1 मिनट रुक जाओ। हमारे केस में बनेगा थोड़ा सा टैक्स, TTI आ जाएगा, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स एंड टोटल इनकम। सो 28972 और ये हेल्थ एंड एजुकेशन से हमारा इसके ऊपर ऐड होगा, तो 3012 28972 बन रहा है। 972 था और उसके ऊपर हमारा ये ऐड हुआ तो 30131। अब इस कैलकुलेशन को ठीक कर लेते हैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत डिफरेंस वही वेरिएशन राउंड ऑफ की वजह से आता है, उसको आप जो है ठीक कर सकते हो। तो हमारा टैक्स टोटल इनकम पे कितना बन रहा है, टोटल टैक्स बन रहा है 28972। तो 28972 ये ज़ीरो है। उसके बाद हायर एंड एजुकेशन से कितना बन रहा है 1159 ये बन रहा है। उसके बाद 30131 बन रहा है और उसमें से इतना हमने पे किया 1439 एंड 1440 राउंड ऑफ करने के बाद में ये आ गया। परफेक्ट। सो 1440 को हमको टैक्स की पेमेंट करनी है। लास्ट में आपसे पूछता है अगर कोई रिफंड बनता है तो पॉइंट 17 के अंदर आता है, टैक्स बनता है तो पॉइंट नंबर 16 के अंदर आता है। डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कोई बेनिफिशियल एसेट इंडिया के बाहर होल्ड किया है या फिर आपकी साइनिंग अथॉरिटी इंडिया से बाहर या फिर इंडिया से बाहर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको यहाँ टिक करना होता है। उसमें आपको एक शेड्यूल भी फिल करना होता है। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। यस अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा प्लीज शेड्यूल FA टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो हम नो करेंगे, हमारे केस में नहीं है। अब जो आपका टैक्स पेबल बनता है उसकी टैक्स की पेमेंट आप कैसे करेंगे वो समझते हैं पहले एक बार। यहाँ पे देखो पे नाउ का ऑप्शन भी पे लेटर आ गया, मत करना पे लेटर, पूरी वीडियो ध्यान से देखो। पे नाउ कैसे करोगे, NSDL चालान पे जाइए आप। चालान 281 कौन सा होता है, 281 होता है, 280 होता है सेल्फ असेसमेंट का। ई पेमेंट 280, चालान नंबर 280 होता है हमारा, सेल्फ असेसमेंट 281 TDS का होता है। चालान नंबर 280 पे जाना है आपको। यहाँ पे देखिए चालान नंबर 280 पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है इसको। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की आप पेमेंट कर रहे हैं, प्रोसीड करेंगे आप। यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल तो इनकम टैक्स आपको करना है, कॉर्पोरेशन टैक्स मत करना। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो 300 है वो आपको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ पेमेंट जो जिस बैंक से आप करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, 2 ऑप्शंस होते हैं। तो बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेबिट कार्ड है तो कुछ सेलेक्टेड बैंक के डेबिट कार्ड से ही आप कर पाएंगे, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेबिट कार्ड से कर देते हैं। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना होता है। असेसमेंट ईयर करेक्ट डालिएगा, गलत मत डालिएगा। तो असेसमेंट ईयर अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, जिसका फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 है। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड के बाद आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे तो आपका चालान बन जाएगा। चालान को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, चालान को कट मत कर देना, बैक मत करना। मेल पे डिटेल नहीं आती है, मैसेज पे डिटेल नहीं आती है। जब पेमेंट करोगे उसके बाद में ही चालान बन के आता है, उसी को डाउनलोड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। वहाँ पे आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक आपको चाहिए होती है चालान की डेट चाहिए होती है, एक चालान का सीरियल नंबर चाहिए होता है, एक चालान का BSR कोड होता है। ये 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मैंने काफ़ी क्लाइंट का देखा है, कट कर दिया हमने, हमको डिटेल ही नहीं पता। उस केस में आपको फिर अब चेक करना पड़ता है। 26 AS में काफ़ी टाइम लग जाता है उसको अपडेट होने में। तो बेटर यही रहता है जब पेमेंट कर दो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसको डाउनलोड कर लो चालान को, वो सबसे बेस्ट रहता है। पेमेंट जब हो जाए आपकी यहाँ से, अब यहाँ पे आप बैक टू शेड्यूल्स पे जाओ। हमको पेमेंट करनी थी, कितने की करनी थी मेरे को ध्यान भी नहीं है, 1 मिनट रुको। 1440 था ना, 1440 की पेमेंट करनी है। बैक टू शेड्यूल्स जाओ, नीचे आओ, यहाँ पर टैक्स पेड के अंदर जाओ। टैक्स पेड में नीचे आओ, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपको जाना है। ऐड डिटेल करनी है। यहाँ पे आप BSR कोड डालोगे जो मैंने आपको बताया। डेट सेलेक्ट करोगे जब आपने चालान बनाया है, चालान की डेट है। फिर चालान का सीरियल नंबर डालोगे, 1440 जितने का टैक्स बनता था वो यहाँ पर डालोगे एंड ऐड करोगे। सर आपने तो यहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। देखो अभी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अभी तो मैंने डाल दिया, अभी मैंने पेमेंट भी नहीं की। लेकिन जब ये CPC में जाएगा तब इसकी वेरिफिकेशन होगी, तो ऐसे मत डाल देना। मैंने तो खाली आपको शो करने के लिए डाला है। एक्चुअल जो डिटेल्स होगी वो यहाँ पर डालोगे तभी आपका वो प्रोसेस करेगा, वरना CPC में वो रिजेक्ट कर देगा ये 1440 और आपकी डिमांड बना देगा 1440 की। तो जो एक्चुअल चालान की डिटेल होती है वही डालना। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपने एक्चुअल में पेमेंट की होती है लेकिन यहाँ आप डिटेल गलत डाल देते हो। BSR कोड गलत हो गया, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर कुछ गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया। उस केस में क्या होगा, जब आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में जाएगी तो रिटर्न प्रोसेसिंग में आपका जो है एरर आएगी और फिर आपको वो ठीक करना पड़ेगा। डिमांड या नोटिस वगैरह वहाँ पे आपको आ सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान से डालिएगा। उसके बाद इसको आप कंफर्म कर देना। नीचे जा करके
अब आपका TTI में कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। फिर आप प्रीव्यू रिटर्न पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सेल्फ है, उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको जाना है, तो आपके रिटर्न का एक प्रीव्यू यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है, तो जो भी वैलिडेशन अगर कोई एरर आता है तो वो यहाँ पर शो कर देगा, और अगर प्रोसेस हो जाता है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज हमारे पास आ जाएगा। सो गाइस, वैलिडेशन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नई नई ITR 2 आई है, थोड़े से इश्यूज पोर्टल में भी हैं। हमारे केस में 99% नहीं आएगा कोई वैलिडेशन एरर। अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है तो वो यहाँ पर आपका शो होगा। आपको चेक करना है क्या वैलिडेशन एरर है, किस कैटेगरी का वो एरर है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप उस एरर को ठीक करेंगे। उसके बाद में प्रोसीड करेंगे तो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। वेरिफिकेशन में आप अपने आधार OTP से जो है अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका जो है ITR 2 फाइलिंग का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। आशा करता हूँ गाइस आपको एक पूरा सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ डू कंसीडर फॉर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।